गर्मी का मौसम था। सूरज की तेज किरणें धरती को झुलसा रही थीं। गांव का माहौल शांत था, लेकिन एक छोटे से घर में हलचल मची हुई थी। यह घर था रामू काका का, जो गांव में अपनी ईमानदारी और नेकदिली के लिए मशहूर थे। रामू काका खेतों में काम करके अपना और अपनी पत्नी गौरी का पेट पालते थे। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। जब भी कोई ज़रूरतमंद उनके पास आता, वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद करते। उस दिन वे अपने घर के बरामदे में बैठे हुए थे, तभी उनका पड़ोसी मोहन दौड़ता हुआ आया। मोहन हाँफते हुए बोला, रामू काका, बड़ी मुसीबत आ गई। रामू काका चिंतित होकर बोले, क्या हुआ मोहन? सांस तो लो पहले। मेरा बैल बीमार हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसे जल्द दवा नहीं दी तो वह नहीं बचेगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामू काका ने बिना कुछ सोचे अपने घर में रखे थोड़े से पैसे मोहन को दे दिए। ले मोहन, जितने भी पैसे मेरे पास हैं तुझे दे रहा हूँ। जल्दी से दवा लेकर आ, बैल को बचा ले। आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा काका। भगवान आपको इसके बदले में बहुत देगा। रामू काका मुस्कुरा दिए। वे हमेशा मानते थे कि नेकी करने का फल भगवान जरूर देता है। कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई और खेतों में फसल सूखने लगी। रामू काका का खेत भी बर्बाद हो गया। अब उनके पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा था। एक दिन गौरी ने रामू काका से कहा, अब क्या करेंगे? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। रामू काका गहरी सांस लेते हुए कहा, भगवान पर भरोसा रख, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। रामू काका ने सोचा कि गांव के जमींदार से कुछ अनाज उधार मांग लिया जाए। वे जमींदार के पास पहुंचे और बोले, सेठ जी, इस बार फसल नहीं हुई, क्या आप कुछ अनाज उधार दे सकते हैं? जैसे ही हालात सुधरेंगे मैं चुका दूंगा। सेठ लक्ष्मीदास लालची आदमी था। वह हंसते हुए बोला, रामू, तुझे क्या लगता है कि मैं मुफ्त में अनाज बांटता हूँ? पहले कुछ गिरवी रख। रामू काका के पास कुछ गिरवी रखने के लिए था ही नहीं। रामू काका ने कहा, सेठ जी, मेरे पास तो सिर्फ यह घर है। लक्ष्मीदास की आंखों में लालच चमकने लगा। लक्ष्मीदास बोला, अगर तू अपना घर गिरवी रखने को तैयार है तो अनाज मिल सकता है। रामू काका असमंजस में पड़ गए। वे अपनी पत्नी और घर को बेसहारा नहीं छोड़ सकते थे। हारकर वे वहां से लौट आए। गांव के बाकी लोग भी अपनी अपनी परेशानियों में घिरे थे। कोई भी उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं था। उसी शाम रामू काका के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने मोहन खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा बोरा था जो अनाज से भरा था। मोहन बोला, काका, यह आपके लिए है। रामू काका हैरानी से बोले, लेकिन मोहन, यह अनाज। काका, कुछ महीनों पहले आपने मेरी मदद की थी। अगर आप न होते तो मेरा बैल मर जाता और मेरी भी हालत आज आप जैसी ही होती। अब मेरे पास अनाज है और यह आपका हक है। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। वे सोचने लगे, नेकी का फल सच में मिलता है। मोहन की मदद से रामू काका का परिवार भूखा नहीं रहा। कुछ दिनों बाद बारिश हुई और अगले सीजन में फसल अच्छी हुई। रामू काका ने फिर से मेहनत की और अपने खेतों को उपजाऊ बना लिया। एक दिन जब वे खेत में काम कर रहे थे तो सेठ लक्ष्मीदास खुद उनके पास आया। लक्ष्मीदास गंभीर स्वर में बोला, रामू, मैंने सुना कि तेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। रामू काका मुस्कुराते हुए बोले, हाँ सेठ जी, भगवान की कृपा से इस बार बढ़िया फसल हुई है। लक्ष्मीदास मुंह लटकाकर बोला, अगर तुझे मुझसे अनाज उधार लेना होता तो तेरा घर मेरे पास गिरवी पड़ा होता। रामू काका समझ गए कि सेठ को अपनी चालाकी न चल पाने का अफसोस हो रहा था। रामू काका मजाक में बोले, सेठ जी, भगवान सबको उनके कर्मों का फल देता है, किसी को जल्दी, किसी को देर से। सेठ लक्ष्मीदास बिना कुछ कहे लौट गया। रामू काका के खेतों में इस बार अच्छी फसल हुई थी। गांव में चारों तरफ हरियाली थी। हर कोई खुश था कि सूखे का समय बीत गया, लेकिन किस्मत को शायद अभी भी रामू काका की परीक्षा लेनी थी। एक दिन गौरी को अचानक तेज बुखार हो गया। शुरू में रामू काका ने सोचा कि यह मामूली बुखार होगा, लेकिन जब 3 दिन बीत गए और बुखार कम नहीं हुआ तो वे परेशान हो गए। रामू काका ने गांव के वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी गंभीर होकर बोले, गौरी को कोई गंभीर बीमारी हो गई है, इसे शहर ले जाना होगा। वहां अस्पताल में इलाज कराना जरूरी है, नहीं तो खतरा बढ़ सकता है। रामू काका के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामू काका व्याकुल होकर बोले, लेकिन वैद्य जी, शहर जाने और इलाज कराने के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। मेरे पास तो मुश्किल से घर का खर्च चलाने लायक ही पैसे हैं। वैद्य जी ने एक लंबी सांस ली और कहा, समय रहते इलाज कराओ काका, वरना बहुत देर हो जाएगी। रामू काका के पास अब कोई और चारा नहीं था। उन्हें पैसे उधार लेने ही थे। रामू काका शहर जाने के लिए गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ लक्ष्मीदास के पास पहुंचे। सेठ के घर पर हमेशा की तरह शानो शौकत बिखरी हुई थी। सेठ लक्ष्मीदास ने रामू काका को देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा,
अरे रामू, तू यहाँ कैसे? रामू काका ने अपनी परेशानी बताई। सेठ जी, गौरी बहुत बीमार है, उसे शहर ले जाना होगा। डॉक्टर का कहना है कि देर हुई तो वह नहीं बचेगी। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, जैसे ही फसल बेचूंगा मैं आपको लौटा दूंगा। सेठ लक्ष्मीदास के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि यह उसके लिए एक सुनहरा मौका है। लक्ष्मीदास स्वर में बनावटी चिंता लाते हुए बोला, रामू, तुझे तो पता है कि मैं कोई साधारण व्यापारी नहीं हूं। मैं ऐसे ही किसी को उधार नहीं देता। हाँ, अगर तुझे पैसे चाहिए तो कुछ गिरवी रखना होगा। रामू काका समझ गए कि सेठ उनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। रामू काका दुखी होकर बोले, सेठ जी, मेरे पास घर और खेत के अलावा कुछ नहीं है। लक्ष्मीदास के चेहरे पर जीत की चमक आ गई। लक्ष्मीदास बोला, तो बस अपना घर और खेत गिरवी रख दे। तुझे जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन याद रखना, अगर समय पर पैसे नहीं चुकाए तो घर और खेत मेरे हो जाएंगे। रामू काका दुविधा में बोला। सेठ जी, ये तो बहुत बड़ा सौदा है, मेरा सब कुछ चला जाएगा। लक्ष्मीदास निर्दयी स्वर में बोला। तो फिर किसी और से पैसे ले ले, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। वे जानते थे कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। आखिरकार उन्होंने मन भारी करके दस्तावेज पर अपने अंगूठे का निशान लगा दिया। लक्ष्मीदास खुश होकर बोला, शाबाश, ये लो अपने पैसे। और हाँ, याद रखना, समय पर रकम नहीं लौटी तो खेत और घर मेरे होंगे। रामू काका पैसे लेकर घर लौट आए। उनका मन बहुत उदास था, लेकिन गौरी के इलाज से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं था। रामू काका गौरी को लेकर शहर पहुंचे। वहां एक बड़े अस्पताल में उसका इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने कहा, उसकी हालत गंभीर है, लेकिन अगर सही समय पर इलाज हो गया तो वह ठीक हो सकती है। अस्पताल के हर दिन के खर्चे बहुत अधिक थे। रामू काका ने अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाया था सब खत्म हो गया। लेकिन आखिरकार गौरी की हालत में सुधार आने लगा। डॉक्टर ने जब कहा, अब वह सुरक्षित है, रामू काका की जान में जान आई। भगवान आपका भला करे डॉक्टर साहब, आपने मेरी गौरी को बचा लिया। रामू काका, हमने सिर्फ इलाज किया। असली ताकत आपकी नेकी और मेहनत की थी, जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया। रामू काका मुस्कुरा दिए, लेकिन उन्हें अब भी चिंता थी कि सेठ लक्ष्मीदास के कर्ज को कैसे चुकाया जाए। कुछ हफ्तों बाद गौरी पूरी तरह ठीक हो गई और दोनों गांव लौट आए। लेकिन जैसे ही वे गांव पहुंचे, उन्हें एक बुरी खबर मिली। सेठ लक्ष्मीदास उनके घर और खेत पर कब्जा करने आ गया था। गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। मोहन गुस्से में बोला, सेठ जी, ये क्या कर रहे हो? रामू काका अभी अभी अपनी पत्नी का इलाज करवा कर लौटे हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रामू ने जो उधार लिया था उसे चुकाने का समय खत्म हो गया। अब यह खेत और घर मेरे हैं। रामू काका घबरा गए। रामू काका गिड़गिड़ाते हुए बोले, सेठ जी, कुछ और समय दे दो, मैं पैसे चुका दूंगा। रामू, मुझे तेरी भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। अब यह घर और खेत मेरा है। गांव के लोग भी परेशान हो गए। वे जानते थे कि रामू काका ने हमेशा गांव की भलाई की थी, लेकिन अब खुद संकट में थे। तभी अचानक भीड़ में से मोहन आगे आया। सेठ जी, रामू काका ने एक दिन मेरी मदद की थी, आज मेरी बारी है। मोहन ने अपनी पूरी बचत निकालकर सेठ को दे दी। ये लो सेठ जी, रामू काका का कर्ज चुकता हो गया, अब आप जाइए। सेठ लक्ष्मीदास गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। तो अच्छा, ठीक है, लेकिन याद रखना, इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। तुम सब मूर्ख हो। यह कहकर सेठ वहां से चला गया। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मोहन से कहा, मोहन, तूने मेरी जिंदगी बचा ली, तेरा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। काका, आपने मुझे पहले सिखाया था कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। आज वही नेकी लौट कर आई है। रामू काका का कर्ज चुकता हो चुका था और वे अपने घर और खेत में सुरक्षित थे। लेकिन सेठ लक्ष्मीदास इस हार को भूल नहीं पा रहा था। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा मोहन पर आ रहा था, जिसने न केवल रामू काका की मदद की, बल्कि उसकी चालाकी को भी नाकाम कर दिया। एक शाम सेठ अपने आलीशान घर के बरामदे में बैठा गहरी सोच में डूबा था। उसके वफादार नौकर गफूर ने देखा कि सेठ बहुत गुस्से में है। गफूर ने सेठ से पूछा, सेठ जी, कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? लक्ष्मीदास क्रोधित स्वर में बोला, गफूर, इस बार मुझे हार माननी पड़ी, लेकिन मैं ऐसे हार मानने वालों में से नहीं हूँ। सेठ जी, आपका मतलब मोहन से है? हाँ, मोहन ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पूरे गांव में मेरी हंसी उड़ रही है कि मैं रामू काका से खेत और घर नहीं छीन पाया। अब वक्त आ गया है कि मैं उससे बदला लूं। लेकिन सेठ जी, बदला कैसे लेंगे? मोहन को ऐसा सबक सिखाऊंगा
कि उसे अपनी नेकी पर पछतावा होगा। उसे सबक सिखाने का एक ही तरीका है, उसकी बदनामी करना और उसे गरीब बना देना। अगले ही दिन लक्ष्मीदास ने अपनी साजिश पर काम शुरू कर दिया। उसने गांव के कुछ बेरोजगार और लालची लोगों को पैसे का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। उसने एक नकली दस्तावेज तैयार करवाया जिसमें लिखा था कि मोहन ने उससे भारी कर्ज लिया था और समय पर नहीं चुकाया। फिर उसने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कफूर गांव में लोगों से कहा, अरे भाई, सुना तुमने? मोहन ने सेठ जी से पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब मुकर रहा है। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे गांव में फैल गई। लोग कानाफूसी करने लगे। क्या सच में मोहन ने कर्ज लिया था? हाँ, सेठ जी तो कहते हैं कि उसने पैसे लिए और अब धोखा दे रहा है। मोहन को जब यह पता चला तो वह बहुत परेशान हो गया। वह सीधे सेठ के घर गया। मोहन गुस्से से बोला, सेठ जी, ये सब क्या हो रहा है? आपने गांव में ये झूठ क्यों फैलाया कि मैंने आपसे कर्ज लिया? लक्ष्मीदास नकली मासूमियत से बोला, अरे मोहन, तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? क्या मैंने झूठ कहा? ओ बिल्कुल झूठ, मैंने आपसे कोई कर्ज नहीं लिया। अगर यह झूठ है तो अदालत में साबित कर दे। मेरे पास तेरे दस्तखत वाला दस्तावेज भी है। लक्ष्मीदास ने वह नकली कागज मोहन के सामने रख दिया। मोहन हैरान रह गया। ये दस्तखत मेरे नहीं है, आपने धोखाधड़ी की है। अगर ऐसा है तो तू अदालत में जाकर साबित कर, लेकिन तब तक गांव के लोग तुझे धोखेबाज समझेंगे। अब गांव के लोग मोहन को शक की नजरों से देखने लगे। देखो देखो, वही है मोहन। सुना है सेठ जी का कर्ज नहीं चुका रहा। रामू काका को बचाने के लिए इतना अच्छा बना फिरता था, अब खुद ही चोर निकला। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वह सीधे रामू काका के पास गया। काका, सेठ ने मेरे खिलाफ झूठी साजिश रच दी है। अब सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। बेटा, बुराई हमेशा नेकी से हारती है। हमें बस धैर्य रखना होगा और सच्चाई को साबित करना होगा। गांव के मुखिया ने इस मामले पर पंचायत बुला ली। पंचायत में सेठ लक्ष्मीदास, मोहन और पूरा गांव मौजूद था। मुखिया जी ने गहरी आवाज में पूछा, सेठ जी, आप कहते हैं कि मोहन ने कर्ज लिया था, इसका क्या प्रमाण है? लक्ष्मीदास ने तुरंत नकली दस्तावेज निकाल कर दिया। यह रहा सबूत। मोहन ने अपने दस्तखत खुद किए हैं। ये दस्तखत मेरे नहीं हैं, ये नकली हैं। मुखिया ने सोचा और कहा, ठीक है, हम इन दस्तखतों की जांच कराएंगे। तभी गांव के एक बूढ़े आदमी जो पहले सेठ लक्ष्मीदास के लिए काम करता था ने खड़े होकर कहा, मुझे सच पता है, ये दस्तखत सेठ जी ने किसी और से करवा लिए हैं। मोहन ने कभी कर्ज नहीं लिया। पूरा गांव चौंक गया। सेठ जी, क्या यह सच है? लक्ष्मीदास अब बुरी तरह फंस चुका था। लक्ष्मीदास घबराकर बोला, नहीं, ये झूठ है। हमें अब इस बात की जांच करनी होगी। जांच हुई और सच सामने आ गया। सेठ लक्ष्मीदास की धोखाधड़ी साबित हो गई। मुखिया ने घोषणा की, सेठ लक्ष्मीदास ने मोहन के खिलाफ झूठा मामला बनाया। इसे पूरे गांव के सामने माफी मांगनी होगी। लक्ष्मीदास की चालाकी बेकार हो गई थी। लक्ष्मीदास गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। गांव के लोगों ने फैसला किया कि सेठ लक्ष्मीदास को गांव के गरीबों की मदद करनी होगी और उसे गांव से बाहर रहने का आदेश दे दिया। मोहन ने राहत की सांस ली। मोहन खुश होकर रामू काका से कहा, काका, आपने सही कहा था, बुराई की हमेशा हार होती है। गांव सुखपुर अपने नाम की तरह ही शांत और खुशहाल था। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। लोग चाय की दुकान पर बैठे हुए बात कर रहे थे। अरे सुना, शर्मा जी की बेटी रानी की शादी पक्की हो गई। हाँ भाई, सुना है लड़के वाले कार मांग रहे हैं। कार? शर्मा जी तो गरीब हैं, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? यही तो, सुना है उन्होंने अपनी आधी जमीन बेच दी। रानी अपनी माँ सुनीता से बात कर रही थी। माँ, क्या पिताजी सच में जमीन बेच रहे हैं? हाँ बेटी, उन्होंने लड़के वालों से बहुत गुहार लगाई, लेकिन माँ, अगर इतनी परेशानी है तो शादी मत करो, मैं यूं ही रह लूंगी। नहीं बेटी, इस समाज में लड़की की शादी जरूरी है। हमें ये बोझ उठाना ही होगा। रात का समय था। शर्मा जी अपनी पत्नी सुनीता के साथ बात कर रहे थे। सुनीता, मैंने रानी की शादी के लिए अपनी जमीन का सौदा कर दिया है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो खुद रहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। शर्मा जी गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पता है, पर हमारे पास और कोई चारा नहीं है। समाज की नजरों में इज्जत बचानी है। रानी की सहेली पूजा उससे मिलने आती है। रानी, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी शादी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पूजा, मेरी खुशी कहाँ है? मेरी शादी मेरे सपनों की वजह से नहीं, बल्कि दहेज की वजह से हो रही है। पूजा चौंकते हुए कहा, दहेज? लेकिन तुम्हारे पापा तो बहुत गरीब हैं। यही तो,
उन्होंने हमारी जमीन बेच दी, और कौन जाने कल क्या बेचेंगे, खुद को या मुझे। पूजा रानी को समझाने की कोशिश करती है और उसे अपने हक के लिए लड़ने का सुझाव देती है। शादी का दिन था, बारात आ चुकी थी। शर्मा जी बारातियों का स्वागत कर रहे थे। लड़के का पिता सुरेश बोला, शर्मा जी, हमारी मांग का क्या हुआ? कार तैयार है ना? शर्मा जी गिड़गिड़ाते हुए बोले, सुरेश जी, मैंने पहले ही अपनी जमीन बेच दी है। कार देने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैंने बाकी सभी चीजों का इंतजाम किया है। सुरेश गुस्से में कहा, अगर कार नहीं है तो शादी भी नहीं होगी। पूरा मंडप सन्नाटे में डूब जाता है। रानी यह सब सुनकर मंच पर आती है। रानी दृढ़ स्वर में बोली, अगर शादी कार से ही होगी तो मैं यह शादी नहीं करूंगी। सुरेश बोला, देखो, लड़की की हिम्मत तो देखो। रानी भीड़ की ओर बोली, आप सब देख रहे हैं ना, आज मेरे माता पिता की इज्जत केवल इस कार की वजह से दांव पर है। क्या ये सही है? भीड़ में हलचल मच जाती है। कुछ लोग रानी का समर्थन करते हैं तो कुछ समाज की पुरानी सोच का पक्ष लेते हैं। पंडित जी बोले, ये सब क्या हो रहा है? पंडित जी, मुझे बताइए, क्या एक लड़की की शादी उसकी काबिलियत, उसके संस्कारों से होनी चाहिए या दहेज से? बात तो सही है बेटी, हमने हमेशा से परंपराएं निभाई हैं, पर आज शायद हमें अपने विचार बदलने चाहिए। भीड़ में से कई लोग रानी के पक्ष में आवाज उठाते हैं। सुरेश और उसका परिवार बारात लेकर वापस जाने की धमकी देते हैं। शर्मा जी हिम्मत जुटाकर बोलते कहा, सुरेश जी, अगर आपको हमारी बेटी नहीं चाहिए तो आप जा सकते हैं, लेकिन हम अब और अपना सम्मान दांव पर नहीं लगाएंगे। सुरेश गुस्से में बोला, ठीक है, हम जा रहे हैं। बारात वापस चली जाती है। मंडप में सन्नाटा छा जाता है। शर्मा जी और सुनीता उदास हो जाते हैं। रानी, जो अब तक खुद को मजबूत बनाए हुए थी, भी फूट फूट कर रो पड़ती है। कुछ महीने बीत गए। शर्मा परिवार अब सादगी भरी जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने अपनी बिकी हुई जमीन का थोड़ा हिस्सा वापस खरीद लिया था और उसी पर सब्जियां उगाते। रानी अपने माता पिता का ध्यान रख रही थी। शर्मा जी और सुनीता दोनों की तबीयत कमजोर हो चुकी थी। रानी सुबह जल्दी उठकर घर के काम करती, फिर खेतों में अपने पिता की मदद करती थी। उसी समय रवि, जो अब अपने चाचा के घर गांव आया हुआ था, तालाब के पास टहल रहा होता है। उसकी नजर रानी पर पड़ती है। रवि मन में सोचता है, यह तो रानी है, वही जिसने अपनी शादी के दिन दहेज का विरोध किया था। रवि कुछ देर दूर से उसे देखता रहता है। रानी तालाब के पास खड़े होकर अपने ख्यालों में खोई हुई थी। अगले दिन रवि फिर उसी तालाब के पास जाता है। इस बार वह रानी से बात करने का प्रयास करता है। नमस्ते रानी। रानी चौंकते हुए बोली, जी नमस्ते। मुझे पहचान रही हो? मैं रवि, शर्मा जी की शादी वाले दिन भी वहाँ था। रानी धीमे स्वर में बोली, हाँ मुझे याद है। रवि रानी के बगल में बैठ जाता है। दोनों के बीच एक छोटी सी चुप्पी छा जाती है। तुम यहाँ अकेले बैठी हो? रानी हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, कभी कभी यहाँ बैठने से मन को शांति मिलती है। सही कह रही हो, ये जगह वाकई बहुत सुंदर है। धीरे धीरे दोनों के बीच छोटी छोटी बातें होने लगती हैं। रानी अपनी जिंदगी की सच्चाई रवि से साझा नहीं करती, लेकिन रवि उसकी आंखों में छुपे दर्द को समझ लेता है। अब रवि और रानी की मुलाकातें रोज होने लगी। रवि अक्सर बहाने से तालाब के पास आ जाता और रानी के साथ बैठता। रवि अपने जीवन की कहानियां सुनाता, अपने बचपन की शरारतें, अपने शहर की बातें। तुम हमेशा मेरी ही बातें सुनती रहती हो, कभी अपने बारे में भी तो बताओ। रानी हल्की मुस्कान के साथ बोली, मेरी जिंदगी में बताने लायक कुछ नहीं है। ऐसा मत कहो, हर इंसान की कहानी खास होती है। रानी की चुप्पी धीरे धीरे टूटने लगती है। वह अपने बचपन की बातें, अपने सपने, अपने माता पिता के लिए अपने प्यार के बारे में रवि से साझा करने लगती है। एक दिन रवि रानी के घर आता है। शर्मा जी और सुनीता उससे मिलकर खुश होते हैं। शर्मा जी बोले, बेटा, बहुत अच्छा लगता है जब तुम रानी से मिलने आते हो। वह तुम्हारे साथ खुश रहती है। रवि मुस्कुराते हुए कहा, रानी बहुत अच्छी इंसान है काका। वह दूसरों की परवाह करती है, खुद को भूल कर भी। रवि रानी के माता पिता की मदद भी करने लगता है। कभी कभी वह बाजार से दवाइयाँ लाता तो कभी खेतों में काम में हाथ बंटाता है। रवि और रानी की दोस्ती अब गांव में चर्चा का विषय बन जाती है। कुछ लोग उनकी दोस्ती को समझते हैं, जबकि कुछ इसे गलत नज़र से देखते हैं। रवि इन बातों की परवाह नहीं करता, लेकिन रानी इन तानों से आहत हो जाती है। एक दिन वह रवि से तालाब के किनारे मिलती है। रवि, अब तुम्हें मुझसे नहीं मिलना चाहिए। गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। रवि गंभीरता से बोला, क्या तुम्हें मेरी दोस्ती पर भरोसा नहीं है? भरोसा तुम पर है, पर इस समाज की सोच पर नहीं।
रानी, अगर हम सही हैं तो हमें इन बातों से डरना नहीं चाहिए। हमारी दोस्ती सच्ची है और सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। रानी रवि की बातों से सहमति जताती है। दोनों अपनी दोस्ती को बरकरार रखते हैं, लेकिन अब वे समाज की मर्यादाओं का भी ध्यान रखते हैं। समय बीतता है। रानी अपने माता पिता की सेवा में लगी रहती है। रवि गांव में शिक्षा और जागरूकता के लिए काम करता है। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने रहते हैं। एक दिन गांव के एक परिवार से शादी का प्रस्ताव आता है। शर्मा जी और सुनीता इस प्रस्ताव से उत्साहित होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रानी का भविष्य अब सुरक्षित होगा। सुनीता रानी से कहा, बेटा, ये परिवार बहुत अच्छा है। लड़के के माता पिता बहुत संस्कारी हैं। रानी धीमी आवाज में बोली, माँ, आप जैसा ठीक समझें, मुझे आपकी खुशी में ही खुशी है। रानी अपने माता पिता की खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है। रानी को देखने के लिए लड़के के माता पिता उनके घर आते हैं। लड़के का नाम विशाल है। वह खुद नहीं आता। उसकी माँ कहती है कि उसे नौकरी पर जाना पड़ा। विशाल की माँ मुस्कुराते हुए बोली, हमारी तो बस एक ही मांग है, बेटी को अपने घर की बहू बनाना है। हमें दहेज जैसी बुराइयों में विश्वास नहीं। शर्मा जी और सुनीता इस बात से खुश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि रानी के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं हो सकता। शादी की तैयारियां जोरों पर होती हैं। रानी के मन में एक हल्की सी चिंता थी, क्योंकि उसने विशाल को देखा नहीं था, लेकिन वह अपने माता पिता की खुशी के लिए चुप रहती है। ससुराल में रानी का स्वागत होता है। पहले कुछ दिन सामान्य रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे विशाल का असली रूप सामने आने लगता है। एक रात विशाल शराब पीकर घर लौटता है। रानी चिंतित होकर बोली, आप इतनी देर से और इस हालत में क्यों आए? विशाल गुस्से में बोला, तू कौन होती है मुझसे सवाल करने वाली? मेरा घर है, मेरी मर्जी। रानी चुप हो जाती है। उसे समझ में आने लगता है कि कुछ गलत है। विशाल का रवैया दिन ब दिन खराब होता जाता है। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ शराब पीता और रात को रानी पर चिल्लाता। रानी के सास ससुर इस सब को अनदेखा करते हैं। एक दिन रानी उनसे बात करने की कोशिश करती है। माँ जी, विशाल का व्यवहार ठीक नहीं है। वह मुझे बहुत परेशान करता है। विशाल की माँ ताने मारते हुए बोली, देखो बहू, मर्दों का यही स्वभाव होता है। तुम्हें ही समझदारी दिखानी होगी। विशाल के पिता गंभीरता से कहा, हमारी इज्जत का ख्याल रखो। बहू बनकर आई हो, अब निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रानी को समझ में आता है कि उसे यहाँ से कोई मदद नहीं मिलेगी। एक रात विशाल शराब के नशे में रानी पर हाथ उठा देता है। रानी पूरी रात रोती रहती है। उसे अपने माता पिता की याद आती है, लेकिन वह कमजोर नहीं पड़ना चाहती। अगले दिन रानी पूजा के बहाने बाहर जाती है और फोन से अपने माता पिता को संदेश भेजती है। शर्मा जी और सुनीता तुरंत वहां पहुंचते हैं। शर्मा जी बोले, बेटी, तुझे इस हालत में छोड़ने के लिए हमें माफ कर दे। पिताजी, अब और नहीं, मुझे घर ले चलिए। रानी अपने माता पिता के साथ वापस घर लौट आती है। रानी की जिंदगी में एक बार फिर से अंधेरा छा गया था। उसी समय रवि को इस बात का पता चलता है। उसकी दोस्ती की डोर अब एक नई राह पर चलने वाली थी। रवि अपने शहर में अपने काम में व्यस्त था। एक दिन उसके गांव के एक परिचित से उसे रानी की स्थिति के बारे में पता चलता है। रवि चौंकते हुए कहा, क्या रानी अपने माता पिता के घर वापस आ गई? क्यों? हाँ रवि, उसकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशानियां थीं। उसका पति शराबी था और ससुराल वाले भी उसे सपोर्ट नहीं करते थे। रवि गंभीर होकर कहा, यह तो बहुत गलत हुआ। रानी ने इतनी हिम्मत दिखाई थी और अब उसे फिर से दुख मिला। रवि उसी पल फैसला कर लेता है कि वह रानी के पास जाएगा और उसे इस मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ेगा। रवि बिना समय गवाए गांव पहुंचता है। शर्मा जी और सुनीता उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। शर्मा जी हैरानी से बोले, अरे रवि बेटा, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? काका, मुझे रानी के बारे में पता चला। मैं उसे देखना चाहता हूँ। रवि रानी के कमरे में जाता है। रानी आश्चर्य से बोली, रवि, तुम यहाँ? रवि मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे पता चला कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुश्किल में है, तो भला मैं कैसे दूर रह सकता था। रानी अपनी आंखों में आंसू ली बोली, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। तुमने जो किया वह बहुत हिम्मत का काम था। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। रवि रानी के पास बैठता है और दोनों चुपचाप बैठकर एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस करते हैं। गांव में रवि के रानी के घर आने की बातें फैल जाती हैं। कुछ लोग बातें बनाने लगते हैं, लेकिन रवि को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव की औरतें फुसफुसाते हुए कहा, देखा, रानी के पास रवि आया है। जरूर कुछ न कुछ है इन दोनों के बीच। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, चुप रहो, हर रिश्ता खराब नहीं होता। रवि तो हमेशा से रानी का अच्छा दोस्त रहा है। एक शाम रवि शर्मा जी और सुनीता के साथ बैठता है। काका, काकी, क्या आपने रानी के भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? शर्मा जी थकी आवाज में कहा,
बेटा, अब तो समझ में नहीं आता कि क्या करें। लोग हमें ही दोष देते हैं कि हमने बेटी को अच्छे घर में नहीं भेजा। आप लोग बिल्कुल भी दोषी नहीं हैं और रानी को किसी का सहारा नहीं बल्कि सम्मान चाहिए। कुछ दिन बाद रवि रानी के पास आता है। दोनों तालाब के पास बैठते हैं, जहाँ पहले भी उनकी मुलाकातें होती थीं। रानी, क्या तुम एक नई शुरुआत करना चाहोगी? रानी चौंकते हुए बोली। क्या मतलब? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रानी बोली। रवि, ये दया मत दिखाओ, मैंने पहले ही बहुत सहा है। रवि मुस्कुराते हुए कहा। यह दया नहीं, सच्चा प्यार और दोस्ती है। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, चाहे हालात जैसे भी हों। रानी कुछ देर सोचती है। उसे रवि की सच्चाई और उसकी नीयत पर भरोसा है। आखिरकार वह हामी भर देती है। शादी के बाद रानी और रवि एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। वे गांव में ही रहते हैं और समाज में बदलाव लाने के लिए काम करते हैं। रानी मुस्कुराते हुए बोली। रवि, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी फिर से रंगीन हो गई। रवि हंसते हुए कहा। यह तो हमारी दोस्ती का जादू है।